बी.आर. अम्बेडकर जी का एक कथन है, शिक्षा छेड़ने का वह दूध है, जो भी पिएगा वह दहाड़ेगा। मोबाइल किस तरीके से छात्रों के लिए फ़ायदेमंद है, किस तरीके से नुकसानदेह? आधुनिकता का छात्र जीवन में क्या प्रभाव है, छात्र आधुनिकता से कैसे सतर्क रह सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं, सिक्के के दो पहलू होते हैं, हानि और लाभ। दोनों पहलुओं पे अगर आप कार्य करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपको एक दिन के लिए जी। स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाए तो क्या जी। क्या बदलाव आप करेंगे? मेरे विषय से देखा जाता है, एक प्रधानाचार्य का दायित्व जो होता है वो बहुत ही जिम्मेदारी भरा दायित्व होता है। उनको अगर मैं प्रधानाचार्य होता तो जैसे कि मैं अपने विद्यार्थी जीवन में शिक्षा के प्रति बच्चों को जागरूक करता। जब हम एक बार असफल होते हैं तो हम असफलताएं से कई चीज़ें को सीखते हैं, और अगर जब हम कुछ नया सीखेंगे तो हम उसमें इम्प्लीमेंटेशन ला सकते हैं, जिससे कि हम उसमें दोबारा करेंगे। अगर हम कहीं पे जाते हैं प्रतियोगिता में और अगर हम उसको गहनता से समझते हैं, चूँकि कई विचार आते हैं, जब लोग कहते हैं कि लोगों का समागम होता है, लोगों के समागम होता है, लोग आते हैं तो कई अनेक विचार आते हैं। तो जब विचार आए तो मैंने उनको समझा। अच्छा, माता पिता और टीचर या प्रिंसिपल की बात करें या सहपाठी की बात करें, पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा समर्थन योगदान किसको देना चाहेंगे कि किस इनका सपोर्ट सबसे बढ़िया रहा? मैं सही में अपने छात्र जीवन का अनुभव बताऊं तो सहपाठी होता है, वो आपको ज़्यादा अच्छी चीज़ें समझा सकता है। जैसे आचार्य जी ने किन्हीं बातों को बताया, हो सकता है भूलवश मैं उनको नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन अगर मेरे सहपाठी ने उसको समझाया, वो मुझे बता के समझा रहा है, तो उस चीज़ को मुझे समझने में ज़्यादा रोचकता लगती है, क्योंकि वो मेरा सहपाठी है। अगर हम आत्मदर्शन करना चाहते हैं, आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो आध्यात्म ही एक मात्र रास्ता है जिसके जरिए हम आत्मदर्शन या आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। क्या आपको प्रेमानंद जी महाराज की वाणी ने बदला है? बिल्कुल, प्रेमानंद जी की बातें हैं वो अटूट होती हैं, और उनकी बातों से मेरे जीवन में कई जगह प्रभाव पड़ा है। जैसे कई चीज़ होती हैं जो मुझे लगता था कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो उनकी बातों से मुझे बहुत ही प्रभाव पड़ा है। पिताजी का कितना सहयोग मिलता है इन सब में? कहते हैं कि माता पिता का मूल धर्म होता है, तो हमारे पिताजी ने हमको उसी प्रकार से शिक्षा के लिए हमेशा प्रेरित किया है। कोई भी चीज़ आपको एक बार में नहीं समझ में आने वाली होती है, आपको उस पे कई बार मेहनत करना पड़ता है। एक आदर्श अपना अपनाया कि मैं कुछ नहीं, प्रतिक्रिया ही नहीं दूंगा। हमारे प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं कि आपके साथ में कोई कुछ भी करे, आप उसकी प्रतिक्रिया ना दीजिए। कंप्यूटर साइंस क्यों आसान है और केमिस्ट्री आपको क्यों कठिन लग रही है? कंप्यूटर साइंस मेरे लिए, जैसे कहते हैं, जिससे आप ज़्यादा परिचित हो जाएंगे, जिससे आप ज़्यादा फैमिलियर हो जाएंगे, उसी के प्रति आपका ध्यान रहेगा। तो कंप्यूटर साइंस के प्रति मैं ज़्यादा फैमिलियर अपने आप को महसूस करता हूँ, चूँकि आधुनिकता आ गई है, तो आधुनिकता के चलते। प्रिंसिपल बनोगे तो फिर कैसे सबको संभालोगे? अनुशासन ही छात्र जीवन में सबसे ज़रूरी होता है। अनुशासन को मेंटेन करने के लिए स्कूल में तमाम तरीके के, जैसे बच्चों को होता है कि सीसीटीवी के अंदर रखना, तो सीसीटीवी से बच्चे नहीं, अनुशासन उस प्रति बच्चों में जागरूक करना कि बच्चे समझे कि अगर हम इस गलत कदम को उठाएंगे तो हमारे साथ ऐसा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अध्यात्म एक विद्यार्थी के जीवन में बहुत, चूँकि अध्यात्म तो सभी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एक विद्यार्थी होने के नाते अध्यात्म का बहुत ही प्रभाव रहा है। अच्छा, क्या लगता है कि सबको इस दुनिया में प्रवेश लेना चाहिए, या फिर जो जिस दुनिया में है मगन है वो बस मगन रहे? छात्रों को तो बिल्कुल रोचकता रखनी चाहिए, क्योंकि हमारा अध्यात्म, हमारी गीता, हमारी महाभारत, हमारे रामायण, हमारे धार्मिक ग्रंथ हमें ऐसी शिक्षा देता है जो शायद हमें किताबी ज्ञान में भी ना मिले। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं ग्लोबल खबर। आज हम आपको एक ऐसे छात्र से मिलवाने वाले हैं जिसने बेहद ही कम उम्र में इतनी उपलब्धि हासिल कर ली है कि स्कूल के प्रिंसिपल हों, माता पिता हों या फिर रिश्तेदार हों, हर कोई इतराता फिरता है इस बात पर कि ये हमारा बच्चा है, ये हमारा रिश्तेदार है। और स्कूल वाले जो हैं वो कहते हैं ये हमारा सहपाठी है। उम्र जो है वो भी महज 16 साल है, 11वीं का छात्र है। उसकी उपलब्धियों की शुरुआत हो जाती है जब वो महज 6 साल का था, दूसरी क्लास में पढ़ रहा था। तभी उसकी मेहनत रंग लाती है और उसे स्कूल में मेडल मिलता है। गोल्ड ना सही लेकिन सिल्वर ज़रूर मिलता है। सिल्वर उसके हौसलों को उड़ान देता है, उसके इरादों को मजबूती देता है। माता पिता जो हैं उन्हें खुशियाँ होती है कि हमारा बच्चा अब और आगे बढ़ेगा, हमसे जितना सहयोग हो सके उतना हमें सहयोग करना चाहिए। पिता बहुत ही सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, वो एक पत्रकार भी हैं। बातचीत हम करेंगे इनसे। इनका नाम है आदित्य मिश्रा। बहुत बहुत स्वागत है भाई। नमस्कार आपका। मेरा नाम आदित्य मिश्रा है, मैं कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। मैं अभी इस समय शहर के ही सरस्वती विद्या मंदिर मालवीय नगर में अध्ययनरत हूँ। मैं शुरुआत करना चाहता हूँ एकदम शुरू से। जब आप दूसरी क्लास में थे, आपकी हमने तस्वीर देखी,
जी, इस तस्वीर में आप बहुत ही छोटे, बहुत मासूम, बहुत प्यारे लग रहे हैं। जी। इसके बारे में बताइए थोड़ा-सा, ये कैसे आपको ये मेडल मिला और क्या-क्या तैयारियाँ, क्योंकि दूसरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को अमूमन देखा गया है कि समझ नहीं होती है जी, और उस पड़ाव में लोग भटक जाते हैं, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है। तो जो ये सिलसिला शुरू हुआ, अभी आपको 1 साल में 3-3 मेडल मिला है। जी, मेडल का जो सिलसिला है, वो लगातार चलता जा रहा है। जी। इसके बारे में आप बताइए? ये बात है 2016 की, जब मैं 6 साल का था, तो उस समय हमारे विद्यालय में बीओबी ब्रेन ओ ब्रेन नाम की प्रतियोगिता की घोषणा होती है। हमारे क्लास टीचर जो मैम थी, उन्होंने बताया कि ऐसी एक प्रतियोगिता होने वाली है। चूँकि मैं उस समय महज़ 6 वर्ष का था, तो ऐसी कोई बहुत जानकारी मुझे नहीं थी, लेकिन हाँ, एक हौसला होता है बच्चों में, एक उत्साह होता है कि हाँ, चलो इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। और इस प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद क्या होता है मेरे साथ, तो मैंने उस प्रतियोगिता में भाग लिया। चूँकि वो विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता हुँ, थी, क हुँ, कई विद्यालय के बच्चे उसमें आए थे। हुँ। और उस विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में मुझे दूसरा स्थान जनपद में प्राप्त हुआ, वो मुझे सिल्वर मेडल मिला। तो शुरू से ही मेरा मन पढ़ाई की तरफ काफ़ी आकर्षित रहता है। मैं पढ़ाई को ही अपना ज़्यादा महत्व देता हूँ, चूँकि आजकल के जीवन में जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि बच्चे इधर-उधर की बातों में घूमते-फिरते रहते हैं, टहलते हैं। तो मैं उन सब से दूर हट के अब पढ़ाई को ही अपना ज़्यादा फ़ोकस में रखता हूँ। और यही है कि जैसे कि आपने ज़िक्र किया कि मुझे इस वर्ष 3 मेडल मिले, वो मेरे लिए सम्मान है, वो मेरे माता-पिता, गुरुओं का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहूँगा कि आध्यात्म का जो मेरे जीवन में रोल है, वही जो इसका मुख्य कारण है, जिससे मुझे कि अभी ऐसी उपलब्धियाँ मिल रही हैं। ये निरंतर पढ़ाई करने की प्रेरणा जो है, ये कैसे मिलती है? कैसे डटे हुए हैं कि दूसरी क्लास से लेकर के और आज 11वीं में पहुँच गए हैं और अभी लगातार आप मेडल लाते जा रहे हैं, बीच में कहीं भटके नहीं? जैसे कि माता-पिता हमेशा से माता-पिता का कार्य होता है कि बच्चे को सही दिशा दिखाएँ, सही राह बताएँ कि बच्चा उस पे कार्य करे। तो मेरे पिताजी वो चूँकि वो सामाजिक हैं, तो सामाजिक व्यक्ति हैं, वो पत्रकार हैं, तो कई तरह से वो उनके ज़रिए मैं जानता हूँ कि हम अगर अच्छी चीज़ों को करेंगे, तो ये मेरे लिए सही रहेगा। तो मैं पढ़ाई को अपना ज़्यादा महत्व देता हूँ, क्योंकि पढ़ाई ही बी आर अम्बेडकर जी का एक कथन है, "शिक्षा छीनने का वह दूध है, जो भी पिएगा वह दहाड़ेगा।" तो बस इसी कथन को मैं अपने दिमाग में रखते हुए और पढ़ाई के प्रति ही अपना सजग रहता हूँ, हमेशा पढ़ाई को ही अपना मेन फ़ोकस देता हूँ। अच्छा, माता-पिता और टीचर या प्रिंसिपल की बात करें या सहपाठी की बात करें, पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा समर्थन, योगदान किसको देना चाहेंगे कि किस इनका सपोर्ट सबसे बढ़िया रहा? जैसे कि आपने सभी का ज़िक्र किया, माता-पिता, सहपाठी गुरुजन, ये सबका योगदान शिक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अगर मैं सही में अपने छात्र जीवन का अनुभव बताऊँ, तो सहपाठी होता है, वो आपको ज़्यादा अच्छी चीज़ें समझा सकता है। जैसे आचार्य जी ने किन्हीं बातों को बताया, हो सकता है भूलवश मैं उनको नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे सहपाठी ने उसको समझाया, वो मुझे बता के समझा रहा है, तो उस चीज़ को मुझे समझने में ज़्यादा रोचकता लगती है, क्योंकि वो मेरा सहपाठी है। मैं उससे घुल-मिल के अपनी बातों में मैत्री भाव में उसे हुँ, समझ सकता हूँ। तो सहपाठी का तो रोल रहा ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैं श्रेय देना चाहूँगा माता-पिता और गुरुजनों को। हुँ। वही जो है मोटिवेट करते रहते हैं हमको कि शिक्षा के प्रति मैं जागरूक रहूँ। अच्छा, आपको अब तक कई सारे अवार्ड मिल चुके हैं, कई सारे मेडल मिल चुके हैं। जी। कितने सारे मिले हैं और उनमें से सबसे अच्छा अनुभव कौन-सा रहा? अगर मैं अभी बात करूँ, हाल ही में मुझे जो प्रधान डाकघर में मंडल स्तरीय प्रतियोगिता हुई थी, उसमें चूँकि विद्यालय में आज हमारे प्रेमचंद आचार्य जी हैं, उन्होंने ज़िक्र किया कि किन्हीं 2 भैयाओं को उस प्रतियोगिता के लिए जाना है। तो मैं चूँकि तैयारी तो इसके लिए करता रहता हूँ, विषय की तैयारी करता रहता हूँ, शिक्षा के साथ में तमाम ऐसे विषय जो छात्र को जानने चाहिए, उनको जानता रहता हूँ, उनकी जानकारी रखता हूँ, बस अपने काम की जानकारी रखता हूँ। तो ऐसे ही मुझे आचार्य जी ने बताया कि आपको जाना है और वहाँ पे जो आपका बोलने का विषय रहेगा सतर्कता। तो सतर्कता चूँकि हमको समझ में आता है कि दैनिक जीवन में ही हम सतर्कता के बारे में जानते हैं, तो मैंने उसको जाना। और फिर जब मैं वहाँ पर गया, तो तमाम विद्यालय के हमारे भैया-बहन वहाँ पे आए। सभी ने एकाएक करके अपनी बातों को रखा और वहाँ पे मुझे जो जानने को मिला कि सतर्कता के बारे में मुझे गहनता से पता चला। तो मुझे एक अनुभव ये हुआ कि जब मेरा प्रथम स्थान आया, तो मैं उत्साह से अपने स्थान से उठा, चूँकि सम्मान
जो प्रशस्ति पत्र है और शील्ड मेडल है उसको लेने के लिए, तब मुझे एक अनुभूति हुई कि अगर हम कहीं पे जाते हैं प्रतियोगिता में और अगर हम उसको गहनता से समझते हैं, चूँकि कई विचार आते हैं। जब लोग कहते हैं कि लोगों का समागम होता है, लोगों के समागम होता है, लोग आते हैं, तो कई अनेकानेक विचार आते हैं। तो जब विचार आए तो मैंने उनको समझा, सतर्कता के प्रति मेरी जागरूकता बढ़ी, मैंने उसको समझा कि ये विषय अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे कर सकते हैं। तो वहाँ पे जब मुझे वो स्थान मिला तो मुझे एक ऐसी अनुभूति हुई कि आप अच्छे से उसको पा सकते हैं। अच्छा, वहाँ पे आपने क्या-क्या बोला, किस तरीके से तैयारी की थी, इसके बारे में थोड़ा-सा और विस्तार से बताइए। क्योंकि प्रथम स्थान लाना, ये जब आप इसको विस्तार से बताएँगे तो बाकी बच्चे जो इस बार छूट गए हैं, उन्हें ये पता चलेगा कि हमें किन-किन बारीकियों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे हमें प्रेरणा मिलेगी और किस तरीके से करना है। जैसे कि मैं बताऊँ, जैसे हमारा विषय था सतर्कता हमारी साझा ज़िम्मेदारी। तो मैंने इस विषय को 2 पहलुओं में बाँटा कि हम अभी देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो हमारे पर्यावरण को काफ़ी क्षति हो रही है। और दूसरा चीज़ आधुनिकता का बढ़ता प्रभाव। तो जब पर्यावरण के प्रति मैंने इसको देखा तो मैंने सोचा कि पर्यावरण हमारा क्षति उसको बहुत पहुँच रही है। अगर हम सतर्क नहीं होंगे, हम मानव हैं, अगर हम उसके प्रति सतर्क नहीं रहेंगे, जागरूक नहीं होंगे, तो हम सतर्कता को नहीं, मतलब पर्यावरण को अपने नहीं बचा सकते हैं। सही बात है। तो पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे पहले मैंने उस विषय को अपने लाया कि पर्यावरण के प्रति हम कैसे सतर्क रह सकते हैं, उसके बारे में मैंने वहाँ पे बोला। और फिर जो अगली बात मैंने अपना दूसरा पॉइंट उसमें मेन रखा, वो था आधुनिकता। आधुनिकता के प्रति जैसे कि ये आपने सुना होगा कि मोबाइल बच्चों के लिए हानिकारक भी होता, नहीं भी हानिकारक होता। तो मैंने उन जैसे विषयों पे बताया कि आधुनिकता का छात्र जीवन में क्या प्रभाव है, छात्र आधुनिकता से कैसे सतर्क रह सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ के 2 पहलू होते हैं, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हानि और लाभ। दोनों पहलुओं पे अगर आप कार्य करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इन्हीं सब विषयों पे मैंने अपना आज भाषण जो है प्रस्तुत किया, अपना बातों को प्रस्तुत किया। तो जो हमारे जजेस थे, रिस्पेक्टेड जजेस थे, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे प्रथम स्थान प्रदान किया जाए। तो मुझे वहाँ पे प्रथम स्थान ऐसे ही प्राप्त हुआ। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप और लोगों को बताइए जी। कि मोबाइल किस तरीके से छात्रों के लिए फ़ायदेमंद है और किस तरीके से नुकसानदेह। मोबाइल जैसे कि पता है कि जब हम मोबाइल देखते हैं तो मोबाइल में कई चीज़ें ऐसी आती हैं जो ना देखने लायक होती हैं, जो देखने लायक होती हैं। और छात्र के जीवन में अगर बात करें तो अब मोबाइल पे हर टेक्नोलॉजी के चलते मोबाइल पे हर चीज़ें उपलब्ध होने लगी हैं। तो छात्र जीवन में है, वो चाहे तो मोबाइल से ही अपनी शिक्षा को यूट्यूब जैसे प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से जारी कर सकता है, जारी रख सकता है। वहाँ पे तमाम अन्यत्र शिक्षा की सामग्री मिलती हैं। कई तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ पे छात्र को अपने शिक्षा के हेतु सामग्री मिल जाती हैं, जिससे वो अपना मोबाइल का सही उपयोग करता है। अच्छा, तमाम उसके कई गलत पहलू होते हैं, जैसे बच्चे गेम खेलना शुरू कर देते हैं और तमाम बार ऐसा होता है कि वो गेम खेलते-खेलते अपनी समय को तो नष्ट करते ही हैं और साथ-साथ में अपने माता-पिता का पैसा भी डुबा जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मोबाइल 2 पहलू है, इसके अगर आप सही दिशा में इस्तेमाल करेंगे तो सही है आपके लिए, अगर आप इसको गलत इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए गलत ही रहने वाला है। अच्छा, सबसे ज़्यादा रुचि आपकी किस विषय में है और सबसे ज़्यादा मुश्किल किस विषय में आई है? सबसे ज़्यादा रुचि मेरी कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर में रही है। और जो अभी जटिलताएँ मुझे देखने को मिल रही हैं वो मुझे केमिस्ट्री में मिल रही हैं। कंप्यूटर साइंस क्यों आसान है और केमिस्ट्री आपको क्यों कठिन लग रही है? कंप्यूटर साइंस में तमाम तरीके के ऐसे हैं, जैसे कंप्यूटर कहा जाता है कि हमसे ही ट्रेन हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको पढ़ने में कि वो मैं उसको सीख रहा हूँ, मैं उसको नहीं सीख रहा हूँ, वो मुझे सीख रहा है। तो इन्हीं 2 बातों को लेकर कंप्यूटर साइंस मुझे बहुत आसान लगता है। और अभी बोर्ड में भी मेरा अच्छा प्रदर्शन रहा, अच्छे अंकों का प्रदर्शन रहा है। बात रही केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री भी एक सरल विषय कह सकते हैं, परंतु केमिस्ट्री में कई जटिलताएँ होती हैं। हमें तमाम सारे रिएक्शंस को, फ़ॉर्मूलाज़ को याद करना होता है। तमाम तरीके के ऐसे बातें होती हैं जिसमें उसको हमें ज़रूरी से ज़रूरी ध्यान रखना पड़ता है, जो कंप्यूटर साइंस में भी उसी तरीके से है। लेकिन कंप्यूटर साइंस मेरे लिए, जैसे कहते हैं, जिससे आप ज़्यादा परिचित हो जाएँगे, जिससे आप ज़्यादा फ़ैमिलियर हो जाएँगे, उसी के प्रति आपका ध्यान रहेगा। तो कंप्यूटर साइंस के प्रति मैं ज़्यादा फ़ैमिलियर अपने आप को महसूस करता हूँ, चूँकि आधुनिकता आ गई है, तो आधुनिकता के चलते ऐसा समझ सकते ये हैं। भी कह सकते हैं ना इसको कि जी। उसका प्रैक्टिकल रोज़ होता रहता जी, है। प्रैक्टिकल, हाँ, ऐसा कह सकते हैं, चूँकि अब मैं छात्र हूँ, मैं अपना दैनिक जीवन का बताऊँ कि मैं जो है कंप्यूटर से ही, जैसे घर में एक पिताजी ने कंप्यूटर हमको उपलब्ध करवाया था इस बार बोर्ड की परीक्षा पास करने के उपलक्ष्य में। तो मैं उसी पे अपना जो है रेगुलर वर्क करता रहता हूँ, अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उसको देखता रहता हूँ। और उसमें तमाम तरीके की मुझे ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो देखने लायक होती हैं, जो मैं यूट्यूब से पढ़ाई करता हूँ, तो प्रैक्टिकल तो होता रहता है साथ में। पिताजी का कितना सहयोग मिलता है इन सब में? पिताजी
चूँकि पिताजी पत्रकार हैं, जैसे जो कहते हैं कि माता पिता का मूल धर्म होता है, तो हमारे पिताजी ने हमको उसी प्रकार से शिक्षा के लिए हमेशा प्रेरित किया है। वो जैसे बर्डन होता है बच्चों के ऊपर कि माता पिता झोंक देते हैं कि मैंने तुमको इस कार्य के लिए कहा, तुमने पढ़ाई क्यों नहीं की, तुम्हारे नंबर क्यों नहीं आए। पिताजी ने कहा है कि तुम कोई भी कार्य करो, तुम अच्छे से करो, तुम रिजल्ट लाओ या ना आए। कई बार होता है कि परिणाम नहीं आता है, लेकिन आप मेहनत करते रहिए, आप मेहनत से पीछे ना हटिए, और शिक्षा में मेहनत बहुत ज़रूरी होती है। तो बिल्कुल। पिताजी का हमेशा सहयोग रहा है, और वो हमेशा प्रेरणा ही स्रोत ही रहते हैं कि आप इस कार्य को करते रहिए, आपको अच्छे से अनुभूति होगी और आप शिक्षा के प्रति रहेंगे। अच्छा, आगे आप क्या बनना चाहेंगे? बहुत सारे लोग डॉक्टर कहते हैं, बहुत सारे लोग इंजीनियर कहते हैं, कोई कुछ कहता है, तो आप क्या बनना चाहेंगे? और इसमें एक सवाल और मैं जोड़ना चाहूँगा जी। कि यदि आप आगे चलकर जो कुछ भी बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो नहीं हो पाता है, आप असफल हो जाते हैं, तो अपने आप को कैसे सँभालेंगे? जैसे कि समाज में कई तरह के भ्रांतियाँ हैं, मैं समाज के प्रति अपने आप को समर्पित करना चाहता हूँ। तो समाज के प्रति समर्पित करने के लिए सबसे बेहतर जो जो मुझे पथ मिलता है, रास्ता मिलता है, वो है यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा। मैं चाहूँगा कि मैं जब अपना इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करूँ, उसके बाद में मैं सिविल सेवा की परीक्षा को दूँ, जिसके बाद में जो तमाम तरीके की आधिकारिक पोस्ट हैं जिनसे हम समाज की सेवा कर सकते हैं, तो मैं उनके प्रति सजग रहूँगा। और जैसा कि आपने एक पॉइंट नोटिफ़ाई किया कि मैं उसमें अगर हार जाता हूँ तो या असफल हो जाता हूँ, तो मैं इस पे भी अपना बताना चाहूँगा कि असफलताएँ तो जीवन में आती जाती रहती हैं, लेकिन असफलताओं से कभी डरना नहीं है। असफलताएँ तमाम आएँगी, लोग तमाम हमारे जो जीवन में हैं अड़चनें लाएँगे, लेकिन हमें उससे डरना नहीं है। हो सकता है कि मैंने एक बार प्री का पेपर निकाल लिया, मेरा मेंस ना निकले, लेकिन मैं फिर से प्रयास करूँगा, फिर से दोबारा मेहनत करूँगा, और डबल मेहनत, डबल लगन के साथ में करूँगा। क्योंकि जब हम एक बार असफल होते हैं, तो हम असफलताएँ से कई चीज़ें को सीखते हैं, और अगर जब हम कुछ नया सीखेंगे तो हम उसमें इम्प्लीमेंटेशन ला सकते हैं, जिससे कि हम उसमें दोबारा करेंगे। और बिल्कुल, बिल्कुल जायज़। कोई भी है सफलता से ज़्यादा उसे असफलता सिखा कर के जाती है। जी, अच्छा, आपकी नज़र में एक अच्छा विद्यार्थी कौन है? एक आदर्श विद्यार्थी जो अपने दैनिक दिनचर्या को निभाए, जो अपने शिक्षण सामग्री को व्यवस्थित रखे, और जो अपने माता-पिता का कथन को और गुरुजनों के कथन को सही से समझे, वही एक आदर्श विद्यार्थी के रूप में आ सकता है। आपके बहुत सारे सहपाठी ऐसे होंगे जो जल्दी हार मान लेते होंगे, पढ़ाई से थक जाते होंगे, उन्हें आप कैसे मोटिवेट करेंगे? जैसे कि मैं अपने सहपाठियों को बताता हूँ, मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझसे कहा, भाई मुझे इसमें ये विषय नहीं समझ में आ रहा है, मैं इसमें इस बार परीक्षा में मेरे कम अंक आए। तो मैंने कहा कि देखो, कोई भी चीज़ आपको एक बार में नहीं समझ में आने वाली होती है, आपको उस पे कई बार मेहनत करना पड़ता है, भले ही विषय वो क्यों ना हो। मैंने उससे कहा कि आप आइए, हम दोनों लोग साथ में मिल के समझेंगे, क्योंकि कुछ उस विषय में मुझे भी कुछ चीज़ें नहीं आ रही थी, उनको भी कुछ चीज़ें नहीं आ रही थी। तो जब हम साथ में मिल के समझेंगे तो आपको वो विषय अच्छे से गहनता से समझ में आएगा। तो उन्होंने कहा हाँ, कि मुझे मोटिवेटर तो बहुत लोग डिमोटिवेट करने के लिए आए, लेकिन तुम ही जो थे जो जिसने मुझे मोटिवेट किया। आपकी नज़र में असली सफलता क्या है? असली सफलता की बात हम करें तो जब हम जैसे हमें लक्ष्य साधना होता है, लक्ष्य ही बहुत ज़रूरी होता है किसी चीज़ को प्राप्ति के लिए। तो हम जब लक्ष्य साधते हैं, अगर हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद में जो हमें अनुभव, एहसास होता है, वही मेरे ख्याल से सफलता कहलाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जी, और इसमें मैं चाहता हूँ कि आपका जवाब बिल्कुल फन्ने-खां की तरह आना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अगर आपको एक दिन के लिए जी। स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाए, तो जी। क्या-क्या बदलाव आप करेंगे? अब कई लोग सोचते हैं कई तरीके के, जैसे मैं छात्र हूँ तो हमारे सहपाठी लोग ही बताते हैं कि अगर यार मैं प्रिंसिपल बन जाता तो मैं ऐसा कर लेता, स्कूल में ऐसा कर देता। लेकिन जो मेरे विषय से देखा जाता है, एक प्रधानाचार्य का दायित्व जो होता है वो बहुत ही जिम्मेदारी भरा दायित्व होता है। उनको प्रधानाचार्य तभी नियुक्त किया जाता है जब वो इस लायक हो जाते हैं, उनको वह समझा जाता है कि अब आप प्रधानाचार्य हैं। अगर मैं प्रधानाचार्य होता तो जैसे कि मैं अपने विद्यार्थी जीवन में शिक्षा के प्रति बच्चों को जागरूक करता। जैसे शिक्षा के प्रति हम बच्चों को कैसे जागरूक कर सकते हैं, विद्यालय में अपने क्विज़ों का आयोजन करवाना, तमाम तरीके की ऐसी प्रतियोगिताएँ, जैसे कि हमारे प्रधानाचार्य जी हैं श्री रवि कुमार शुक्ल जी, वो हमारे विद्यालय में तमाम तरह के बच्चों को प्रेरित करना, कि आप प्रेरित करेंगे। जैसे कहते हैं कि अगर प्रधानाध्यापक बच्चों से, छात्रों से जो है ये मित्र की तरह बात करेगा, तो ही वो उस चीज़ के प्रति घुल मिल जाएँगे। अगर मैं प्रधानाचार्य बनूँगा तो
बिल्कुल से छात्रों को प्रेरित करूँगा कि आप इस लक्ष्य की तरफ तमाम जैसे जटिलताएँ होंगी, तमाम तरीके की असफलताएँ होंगी छात्रों में, तो उनको ये भी प्रेरित करूँगा कि एक बार सफलता से कुछ नहीं होने वाला है, दोबारा आप जीवन को निरंतर फिर से उस चीज़ में आप जाइए। अच्छा, इसमें एक खतरा भी तो रहता है जी। कि जैसे मान लीजिए आप एकदम उनके साथ दोस्त की तरह रहने जी। लगे, तो जी। जो अनुशासन है वो गायब होता हुआ दिखेगा। कई बार ये स्कूलों में देखने को भी मिलता है। नहीं तो अनुनास जैसे अब जैसे देखो, जी। जितने बच्चे हैं सब आपकी तरह समझदार तो है नहीं जी। कि अगर छूट दी जाए तो उसका जी। फ़ायदा ना उठाएँ। जी। आपने जैसे बताया अभी बातचीत में भी पता चलता है कि आपके जी। ऊपर कोई बोझ नहीं, कोई प्रेशर नहीं, ना घर वालों से, ना कहीं और जी। से, तो आपने उसका फ़ायदा नहीं उठाया ना जाए। जी। बहुत से बच्चे आज के भी समय में ऐसे हैं जी। कि माता-पिता ने उनको अगर छूट दे दी कि ठीक है, जी, मैं जी। कोई दबाव नहीं, तो क्या करते हैं पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं देते हैं। जितनी देर देखा अच्छा पिताजी हैं बैठे, उतनी देर किताब लेकर के पढ़ रहे हैं और वो भी जी। देख रहे हैं, पेज पलट रहे हैं और जैसे जी। देखा अच्छा पिताजी गायब हुए, हटे जी। कहीं, बस तुरंत किताब बंद। तो हर कोई तो आपकी तरह नहीं है। जी। तो फिर प्रिंसिपल बनोगे तो फिर कैसे सबको सँभालोगे? अनुशासन ही छात्र जीवन में सबसे ज़रूरी होता है। अनुशासन को मेंटेन करने के लिए स्कूल में तमाम तरीके के जैसे बच्चों को होता है कि सीसीटीवी के अंदर रखना, तो सीसीटीवी से बच्चे नहीं, अनुशासन उस प्रति बच्चों में जागरूक करना कि बच्चे समझें कि अगर हम अच्छा इस गलत कदम को उठाएँगे तो हमारे साथ ऐसा हो सकता है। ये बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हम इस गलत कदम को हम उनको पहले ही ऐसा उनका अब वो एहसास करा दें कि अगर आप कोई भी गलत कदम उठाएँगे, तो आपके साथ में भविष्य में ये हो सकता है। तो जब बच्चे इसको समझेंगे, छात्र इसको समझेंगे, तो फिर वो शायद ही कोई गलत कदम ना उठाएँ, गलत चीज़ें ना करें। इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण मैं देना चाहूँगा। जी। जैसे हमारे प्रेमानंद जी महाराज ने जी, जी। बिना किसी को डाँट लगाए, फटकार जी। लगाए, बिना किसी को डराए, जी। धमकाए, पता नहीं कितने नौजवानों को सबको जी। बदल दे रहे हैं। जी। जैसे मैं भी उनमें से एक हूँ। जी। तो प्रेम एक ऐसी भाषा है जिसका आप इस्तेमाल करेंगे, जिसका भी आप ज़िक्र कर रहे थे कि समझाया जाए उनको, जी। इससे बदलाव हो सकता है। जी। बहुत अच्छा जवाब। अच्छा, एक चीज़ और देखने को मिलती जी। है स्कूल में, कई बार ये होता है कि जो सहपाठी होते हैं वो बुली करते हैं, चिढ़ाते जी। रहते हैं, मज़ाक बनाते रहते हैं। जी। तो इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों में लड़ाइयाँ भी होती हैं, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो? जैसे छात्र जीवन में तो बच्चे तो सहपाठी लोग हैं, वो क्लासमेट हैं, वो तो बुली करेंगे ही क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है, जैसे वो आदत ही उनकी स्वभाव ही होता है कि उनको बस एक लक्ष्य होता है कि हम घर से विद्यालय जाएँगे तो बस ऐसा-ऐसा करेंगे। तो मेरे साथ भी तमाम लोगों ने ऐसे किया तो मैंने उनको बहुत सरलता से जवाब दिया। एक आदर्श अपना अपनाया कि मैं कुछ नहीं, प्रतिक्रिया ही नहीं दूँगा। हुँ। हमारे प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं कि आपके साथ में कोई कुछ भी करे, आप उसकी प्रतिक्रिया ना दीजिए। आप प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो लोग ईश्वर उसको देखता है और जब ईश्वर की लाठी चलती है तो बहुत ही साइलेंट होती है, उस पे किसी का शोर नहीं मचता है। तो मैं कोई भी चीज़ की प्रतिक्रिया नहीं देता हूँ। तमाम मेरे सहपाठी कहते हैं कि तुमको ये चीज़ नहीं आती है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। तमाम तरीके के बुली करते हैं, नाम चिढ़ाते हैं, नाम बना-बना के। तो मैं उसका कोई प्रतिक्रिया ही नहीं देता हूँ। जब मैं साइलेंट रहता हूँ, प्रतिक्रिया नहीं देता हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है बात वहीं की वहीं रह जाती है और वो फिर खुद अपने आप में एक शर्म महसूस करने लगते हैं कि मैंने इसको कहा क्यों? इसने तो मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया है। अच्छा, एक विषय है जो खूब जी। चर्चा में रहता है आजकल और ये जी। कहा जा रहा है कि आने वाली जो दुनिया है वो जी। उसी से चलेगी, जी। वो है एआई। जी। इसके बारे में क्या समझ रखते हैं और कितनी? एआई एक ऐसा विषय है, अगर हम उसे सही से समझेंगे तो हमारे लाभप्रद हो सकता है और अगर हम उसे गलत कामों में, उसे दुष्कर्म में उपयोग करेंगे तो हमारे लिए वो हानिकारक हो सकता है। अब बात रही एआई की, एआई एक ऐसा टॉपिक है जो छात्रों को बिल्कुल गहनता से समझना चाहिए चूँकि एआई ही कहते हैं कि डोमिनेट करेगा आने वाले वर्ल्ड में। आने वाले समय में एआई का डोमिनेशन बहुत तेज़ी से फैल रहा है। चैट जीपीटी जैसे तमाम ऐसे एप्लीकेशन, वेबसाइट्स हैं जो डेवलप होती जा रही हैं। अच्छा, एआई जो है वो लोगों के काम को भी सरल बनाता है। जैसे छात्रों को पढ़ाई के लिए कोई भी चीज़ को ढूँढना हुआ, या किसी विषय पर निबंध लिखना हुआ तो एआई के माध्यम से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से। लेकिन अगर हम जैसे दुष्कर्मों में कि किसी चीज़ को जो हमें नहीं समझना चाहिए उसके प्रभाव में अगर हम लाते हैं तो एआई तो हानिकारक है ही। एआई हम ही से कहीं न कहीं ट्रेन होता है। कई बार आपने देखा होगा कि चैट जीपीटी जब हम कोई उत्तर देता है वो हमको सही नहीं लगता है, तो फिर हम उसी को बताते हैं कि आप ऐसे उत्तर नहीं, हमें ऐसे उत्तर दीजिए, जिसके कारण वो अपने मशीन लर्निंग मॉडल को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। और फिर यही बात रह जाती है कि वो आने वाले समय में ह्यूमन्स को बैकअप करके एआई का यूज़ होगा।
अच्छा, इस पे कुछ शिक्षाविद ये कहते हैं जी। कि एआई के ज़्यादा इस्तेमाल से जी। जो बौद्धिक विकास है लोगों का, वो धीमा पड़ रहा है। जी। इसे कैसे देखते हैं? एआई का जैसे शिक्षाविदों ने बताया है वो बिल्कुल सही ही बताया है, क्योंकि जब छात्र या कोई भी है वो अपने जैसे किसी चीज़ का टाइटल लिखना हुआ, किसी कहानी को उन्होंने लिखा, फिर उसका शीर्षक लिखना हुआ, तो उस शीर्षक को लिखने के लिए वो अपने दिमाग को कम इस्तेमाल करके एआई पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। और जब वो एआई पे डिपेंडेंट हो जाते हैं तो फिर वो उस शीर्षक को नहीं लिख पाते हैं। उनकी जो तार्किक शक्ति है वो एकदम कहीं न कहीं से पूरी तरीके से शून्य उसी हो पे जाती है। निर्भर उसी पे निर्भर हो जाती है, शून्य हो जाती है। उस तार्किक शक्ति उस तरीके की नहीं रह जाती है कि जो कहानी उन्होंने स्वयं से लिखी है, उसका शीर्षक तक वो नहीं लिख सकते हैं। बिल्कुल सही बात। आखिरी सवाल, जी। अध्यात्म को लेकर के क्या कहेंगे कि विद्यार्थी जीवन में अध्यात्म कितना आवश्यक है? अध्यात्म एक विद्यार्थी के जीवन में बहुत, चूँकि अध्यात्म तो सभी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एक विद्यार्थी होने के नाते अध्यात्म का बहुत ही प्रभाव रहा है। अगर मैं अपनी ही बात करूँ, अध्यात्म जैसे कि आजकल का ट्रेंड है कि बच्चे जब किसी चीज़ को पढ़ते हैं, जैसे बुक रीडिंग करना हुआ, तो वो ट्रेंड अलग तरीके के जो गाने होते हैं उनको सुनते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। जब मैं किसी विषय को समझना होता है, किसी चीज़ को लिखना होता है, तो मैं प्रेमानंद जी के भजन या उनका जो है वाणी को सुनता हूँ, जिससे कि मुझे एक मधुरता का आभास होता है और फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, वो मुझे चीज़ें तत्काल प्रभाव से मुझे याद भी होने लगती हैं। तो अध्यात्म विद्यार्थी जीवन में तो बिल्कुल ज़रूरी है। क्या आपको प्रेमानंद जी महाराज की वाणी ने बदला है? बिल्कुल। प्रेमानंद जी की बातें हैं वो अटूट होती हैं और उनकी बातों से मेरे जीवन में कई जगह प्रभाव पड़ा है। जैसे कई चीज़ होती हैं जो मुझे लगता था कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो उनकी बातों से मुझे बहुत ही प्रभाव पड़ा है। कुछ लोग कहेंगे कि कहाँ बाबा के चक्कर में फंस रहे हो, जी। अभी से कच्चे घड़े हो, अभी बाबा के चक्कर में मत फंसो, अभी विज्ञान का सहारा लो। क्या जवाब देंगे उन्हें? अब चूँकि देखा जाए बहुत ही कंट्रोवर्सी चलती रहती है। अभी बीच में ही चली थी जब हमारे महाराज जी ने कुछ लोगों को ज्ञानवर्धक बातें कही थी, तो उनको उस तरीके की बातें नहीं समझ में आई थी। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर हम आत्मदर्शन करना चाहते हैं, आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो आध्यात्म ही एक मात्र रास्ता है जिसके ज़रिए हम आत्मदर्शन या आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। और वो इन बातों पे जैसे कहते हैं कि कच्चा घड़ा हूँ मैं, तो बिल्कुल बेशक मैं कच्चा घड़ा हूँ, पर मैं आध्यात्म से अगर जुड़ूँगा तो मुझे उस अनंत सीमा तक पहुँच जाऊँगा जहाँ तक कोई कल्पना नहीं कर सकता है। अगर मेरे ऊपर भगवान की कृपा हुई तो मैं इस स्थिति में पहुँच जाऊँगा, उस ऐसे चीज़ का अनुभव करने लगूँगा जिससे कि फिर चीज़ें जो है वो आसान हो जाएंगी, पूरी जो राह बिल्कुल है वो सरल हो जाएगी। सरल हो जाएगी। अच्छा, क्या लगता है कि सबको इस दुनिया में प्रवेश लेना चाहिए या फिर जो जिस दुनिया में है मगन है वो बस मगन रहें? चूँकि ये अपना पर्सनल विषय हो सकता है उनका इंडिविजुअल का, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा छात्रों को तो बिल्कुल रोचकता रखनी चाहिए। चूँकि हमारा अध्यात्म, हमारी गीता, हमारी महाभारत, हमारे रामायण, हमारे धार्मिक ग्रंथ हमें ऐसी शिक्षा देता है जो शायद हमें किताबी ज्ञान में भी ना मिले। और हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनसे हमें काफ़ी अच्छी शिक्षा मिलती है। तो छात्रों को तो बिल्कुल से ही अध्यात्म, और चूँकि मैं सरस्वती विद्या मंदिर का छात्र हूँ, तो मुझे निरंतर हमारे यहाँ धार्मिक ग्रंथों के बारे में बताया जाता है और हमारे यहाँ वंदना सभा में प्रातःकाल प्रातः स्मरण श्लोक और तमाम तरीके के श्लोक, माता सरस्वती जी की वंदना और शांति पाठ, तमाम हमारे धर्म के बारे में बताया जाता है कि हम किस प्रभाव से हैं, उनका क्या महत्व है हमारे जीवन में। और भोजन मंत्र हमारे ही विद्यालय में केवल हम मानते हैं कि विद्या भारती द्वारा संचालित विद्यालयों में सरस्वती विद्या मंदिर में ही भोजन मंत्र की जो है उद्घोष किया जाता है। ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि चलते चलते जो वीडियो का समापन है वो आप किसी कविता से कीजिए, भाव के साथ आप सुनाकर। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, जैसे ये पंक्तियां हैं हमारी, तो इनके साथ में ही मैं बताना चाहूँगा कि हार कभी छात्र को तो जीवन में बिल्कुल नहीं माननी चाहिए और उसको निरंतर प्रयास करना चाहिए। छात्र अगर निरंतर प्रयास करेगा तभी वो सफल हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।